Hello guys, welcome back to the next session of welding. In the last session, पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ आर्क वेल्डिंग के बारे में, आर्क वेल्डिंग के प्रिंसिपल के बारे में, और हमने मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस भी देखा था, फिर कुछ ट्रांसफॉर्मर्स की बातें की थी, और ट्रांसफॉर्मर की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे. एंड माय डियर, नाउ वी आर कमिंग विद द सेकंड टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, दैट इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएडब्ल्यूपी कहा जाता है, दिस इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. अब माय डियर, अगर ये कोई नया वेल्डिंग प्रोसेस आया तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा रहा होगा जो हम पिछले वाले आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से नहीं कर पाए थे, क्योंकि आर्क वेल्डिंग है तो प्रिंसिपल अब भी वही रहेगा जो पहले था, दैट की जो वेल्डिंग के लिए हीट चाहिए, दैट हीट विल बी टेकन फ्रॉम द आर्क और स्पार्क. एंड माय डियर, एट द सेम टाइम अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा था जो वो वेल्डिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए हम इस वेल्डिंग प्रोसेस में आए हैं. और वो क्या था, अगर उसकी हम बात करें तो आपको याद होगा हम एक इलेक्ट्रोड को यूज करते थे, और यहाँ पे वर्क पीस होता था, इलेक्ट्रोड होता था. इलेक्ट्रोड कांस्टेंट एक रेट पर खर्च होता चला जाता था, और खर्च होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा. दो मूवमेंट थी, एक इलेक्ट्रोड की वर्क पीस की तरफ, एक वर्क पीस के अलोंग. एंड माय डियर, ये वाली मूवमेंट जो थी वो क्रिटिकल थी, और क्योंकि इलेक्ट्रोड खत्म होने के बाद आपको इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर नया इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोड का साइज जनरली 9 इंच टू 12 इंच जनरली वही रहेगा. तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी वेल्डिंग होने के बाद हमें इलेक्ट्रोड बदलना पड़ रहा है. और आप जानते हो, अगर हम इलेक्ट्रोड होल्डर में नया इलेक्ट्रोड अगर लगा रहे हैं तो उस समय पर ये ऑब्वियस है कि अगर आप इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रोड को जब आप चेंज करेंगे तो आपको वेल्डिंग को रोकना पड़ेगा. और अगर इलेक्ट्रोड चेंज करने के लिए आपको उस समय पर चेंज करने के लिए रोकनी पड़ रही है वेल्डिंग प्रोसेस, सो माय डियर, जितनी बार वेल्डिंग रुकेगी उतनी बार उस वेल्डिंग के अंदर जॉइंट्स आएंगे. मतलब एक जॉइंट वाला, मतलब बीच बीच में जब जॉइंट्स आएंगे तो वहां पर लीकेज की टेंडेंसी बढ़ जाती है. तो लीक प्रूफ जॉइंट जो है वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग हमें नहीं दे पा रही थी, सबसे बड़ी बात यह है. और अब आप बोलेंगे सर लीक प्रूफ वेल्डिंग की हमें जरूरत क्या है, तो माय डियर, अगर एप्लीकेशंस पे हम जाएं, जिससे देयर आर सम एप्लीकेशन लाइक एलपीजी सिलेंडर. आप जानते हो एलपीजी सिलेंडर अगर आपने वेल्ड किया शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग से, और वहां पर अगर लीकेज आ गई तो वो लीकेज कितने लोगों को हम एक्सीडेंट कर सकती है, क्या हो सकता है वो आप जानते हैं. सो माय डियर, कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे एलपीजी सिलेंडर. दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर शिप बिल्डिंग, आप जानते हैं जो शिप्स की प्लेट्स होती हैं वो भी जब हम वेल्ड करते हैं, अगर उसके अंदर भी गलती से अगर वहां पर लीकेज हुई और पानी अंदर आया तो डेफिनेटली आप जानते हैं क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स विल बी देयर. तो शिप बिल्डिंग एंड एलपीजी सिलेंडर, सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी नीड लीक प्रूफ जॉइंट्स. एंड माय डियर, अगर हमें लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए तो हम नहीं चाहते कि बार बार वेल्डिंग रुके, मतलब दूसरे शब्दों में हमें कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस की जरूरत थी. और दूसरी चीज, अब एक बात हो जाती है हीट इफेक्टिव जोन के बारे में बता ही रहा था आपको कि हीट इफेक्टिव जोन को कम करना तो वेल्डिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, एक ये भी बात थी. और एक अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बार बार वेल्डिंग रोकनी नहीं पड़ रही, कंटिन्यूटी आई, तो ऑब्वियसली वेल्डिंग स्पीड भी बढ़ेगी एट द सेम टाइम. एंड माय डियर, एक और प्रॉब्लम थी कि वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस था, जिसके कारण जो क्रिटिकल मूवमेंट था इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण स्लैग इंक्लूजन नाम का एक डिफेक्ट आया था. तो माय डियर, हम नहीं चाहते इस तरह का कोई डिफेक्ट हमारी वेल्डिंग में आए. तो जैसा मैंने आपको बोला, पहली बात, there are some applications where we need leak proof joints, for example LPG cylinder and shipbuilding. These are two specific applications, and my dear, for such applications we need continuous welding process. Heat affected zone को कम करना है तो भी continuity definitely हमें हेल्प करने जा रही है. और सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि जब हम बात करते हैं इस वेल्डिंग प्रोसेस की, तो ये जो पुराना वेल्डिंग प्रोसेस था वो मैनुअल होने के कारण इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ वाला जो मूवमेंट था, जो कि क्रिटिकल मूवमेंट मैंने बोला, उस मूवमेंट के अंदर अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है और आप कंटीन्यूअस नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ स्लैग इंक्लूजन. हालांकि उसके लिए हमने कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर ट्रूपर की बात की थी. तो माय डियर, अब अगर हम बात करें कि इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, इनको या डिसएडवांटेजेस हैं, इनको दूर करने के लिए सोचा गया, तो किया ये गया कि सबसे पहले जो कंटिन्यूटी ऑफ वेल्डिंग को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोड आप दे रहे थे एक इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, उस इलेक्ट्रोड को एक वायर की फॉर्म में लाया गया. मींस दिस काइंड ऑफ वायर इज देयर, और ये जो वायर है इसको ऐसे लपेट दिया गया वायर स्पूल के ऊपर. वायर स्पूल अगर आप अज्यूम करना चाहते हैं, आप जानते हैं जनरली हम जब पतंग वगैरह काइट वगैरह उड़ाते हैं, जब पतंग उड़ाते हैं तो एक चरखी होती है, बिल्कुल उसी तरीके का एक स्पूल होता है जिसके ऊपर वायर लिपटी हुई रहती है. अब आप जानते हो अगर एक चरखी के ऊपर ऐसे वायर लिपटेगी तो जब वायर को खींचा जाएगा, अगर उसके ऊपर फ्लक्स रह जाता है,
तो जब वो वायर को खींचा जाएगा तो फ्लक्स, क्योंकि पाउडर की फॉर्म में चिपका हुआ है, तो उससे हो सकता है कि जब वायर को हम खींचे तो रिलेटिव मोशन के साथ ही फ्लक्स वहीं पर उतर जाए, तो डेफिनेटली हम नहीं चाहते वैसा हो। इसलिए इस बार जो इलेक्ट्रोड वायर है उसके ऊपर फ्लक्स को चिपकाया नहीं गया, मतलब फ्लक्स की कोटिंग इस बार इलेक्ट्रोड वायर पे नहीं दी गई। तो इस सेटअप को अगर हम देखें, इसको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड वायर को, इलेक्ट्रोड जो हमने देखे थे कुछ स्पेसिफिक साइजेस के, उसको हटा करके इसको वायर की फॉर्म में लाया गया, और वायर की फॉर्म में लाने के बाद इसको एक वायर स्पूल के ऊपर लपेट दिया गया। और वायर स्पूल एक काइंड ऑफ चरखी है जिसके ऊपर इसको लपेटा गया है, और रिलेटिव मोशन से जब ये इस चरखी से वायर निकल के आएगी, फ्लक्स कोटिंग उखड़े ना, ये गिरे नहीं, उस चीज को अवॉइड करने के लिए माय डियर इस पर फ्लक्स की कोटिंग दी ही नहीं गई वायर के ऊपर। और फ्लक्स के 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि वो वेल्ड बीड को एलॉय कंटेंट देता था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात था कि जो फ्लक्स कोटिंग है वो स्लैग की लेयर बना करके, क्योंकि वो लाइट इन वेट होता था, ऊपर आ जाता, तो स्लैग की लेयर बना करके एटमॉस्फेयर गैसेस से हमारे वेल्ड मोल्टन पूल को बचाता था। एंड माय डियर एट द सेम टाइम जो तीसरा फंक्शन था वो था आर्क या स्पार्क को, फ्लेम को डायरेक्शन देना, ताकि वो जो डायरेक्शन देगा उससे कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेम हो रहा था। कुछ लोगों के माइंड में शायद डाउट था, आई नोट सम डाउट्स आल्सो, कि सर जैसे अगर आपने कहा कि इलेक्ट्रोड वायर पहले पिघलता तो उससे कंसंट्रेशन को फ्लेम में या कंसंट्रेशन ऑफ आर्क में बेनिफिट कैसे मिलता है। क्योंकि मैंने कल 2 तरह के डायग्राम बनाए थे। जो मैंने एक डायग्राम बनाया था जो कि गलत था, वो ऐसे बनाया था, और सही वाला फिर बाद में मैंने ऐसे बनाया था, क्योंकि वायर पहले पिघलती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप जानते हो अगर ये डायग्राम तब बनता अगर फ्लक्स पहले पिघलती, और अगर ऐसा होता तो इससे जो स्पार्क या आर्क निकलती वैसे डाइवर्ट हो सकती थी या डाइवर्ट हो सकती थी, और अगर ऐसा होता तो कंसंट्रेशन ना होने के कारण हो सकता था वेल्डिंग होती ही नहीं। क्योंकि आप जानते हो प्लेट्स है जो वेल्डिंग हो रही है, एट द सेम टाइम कंडक्शन और कन्वेक्शन भी हो रहा है, तो हो सकता था वो हीट वैसे ही लॉस हो जाता और हम उसको प्रॉपर वेल्डिंग में यूज ही नहीं कर पाते। सो माय डियर दैट वाज द थर्ड फंक्शन ऑफ द फ्लक्स कोटिंग। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड माय डियर अगर हम इन 3 फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इन 3 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फ्लक्स तो हमें आज भी चाहिए, क्योंकि आर्क वेल्डिंग हम कर रहे हैं तो फ्लक्स की कोटिंग की हमें जरूरत है। पर आपने इसको कोटिंग को हटा दिया है, तो इसकी जगह हमने क्या किया, फ्लक्स को आज मोल्टन फॉर्म में लिया, फ्लक्स को लिक्विड फॉर्म में लिया, और इस लिक्विड फॉर्म में अलग से ये जो कंटेनर है इसको फ्लक्स ड्रम बोलते हैं, और ये कैरेज के ऊपर हमेशा रहता है और उस कैरेज को मूव किया जा सकता है। दैट कैरेज इज अ मूवेबल बॉडी। सो माय डियर इस कैरेज पे ये फ्लक्स ड्रम रखा है जिसके अंदर मोल्टन फ्लक्स है, और मोल्टन फ्लक्स की रेगुलर सप्लाई चलती रहती है वेल्डिंग एरिया में। जैसे मैंने आपसे कहा ये 2 प्लेट्स हैं, ये ऐसे वेल्ड हो रही है, अगर आप इन 2 प्लेट्स को स्टेशनरी रख रहे हो तो जो फ्लक्स ड्रम है उसका ऐसे मूवमेंट होगा कैरेज के थ्रू, दैट मूवमेंट विल बी देयर। सिमिलरली दैट वायर विल बी मूव, वायर विल मूव। जो आप वेल्डिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये मूवमेंट देना पड़ेगा। एंड माय डियर अब एक बार मैं फिर आपसे बात करना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग कि जो वायर है और ये जो वर्कपीस है, जो पहले जैसे प्रिंसिपल था सब कुछ वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि फ्लक्स इस बार मोल्टन फॉर्म में आई। अब फ्लक्स जब मोल्टन फॉर्म में आई तो इस बार फ्लक्स जो लिक्विड फॉर्म में है, ये जो हमेशा आर्क या स्पार्क जो बनती है वो हमेशा इस मोल्टन फ्लक्स के अंदर रहती है। आर्क इज मेंटेन्ड इन द पूल ऑफ फ्लक्स, तो इसके कारण ये एटमॉस्फेयर से दूर रहती है। और जैसा मैंने आपको बोला था मेटल्स जो होते हैं जनरली जब उनको हीट किया जाता है तो वो ऑक्सीजन को देख करके खुद को रोक नहीं पाते, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ट्राई टू मूव द मेटल ऑक्साइड्स। वो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे तो मेटल ऑक्साइड ब्रिटल होते हैं नेचर में, तो हम नहीं चाहते हमारे वेल्ड बीड का नेचर ब्रिटल हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एंड माय डियर इफ दिस इज द केस तो हम चाहेंगे कि जो आर्क है वो पूल ऑफ फ्लक्स के अंदर मेंटेन रहे, और ये फ्लक्स का पहला सेकंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। और डेफिनेटली हम यहाँ पर जब हम इस तरीके से चीजें देते हैं तो एट द सेम टाइम अगर मैंने आपसे बोला जिस तरह से ये जो फ्लक्स की जो मूवमेंट है, जो फ्लक्स यहाँ से आ रहा है वो इसको मेंटेन तो रखता है, ये साथ में इसको डायरेक्शन भी ऑब्वियसली देगा। और for providing the alloy content some elements in the flux are added also, and sometimes powder form में भी flux को यूज किया जा सकता है, और उस पाउडर को जब हम छिड़कते हैं तो वो गैसेस की फॉर्म में ऐसी गैसेस निकालता है जो कि चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे इनर्ट गैसेस का या कुछ स्पेशल गैसेस का, जो कि इस मोल्टन वेल्ड पूल को एटमॉस्फेयर से दूर रख सके। तो इस तरीके से भी फ्लक्स दिया जा सकता है, बट यहाँ पर हम मोल्टन फॉर्म में फ्लक्स को यूज कर रहे हैं, एंड आर्क इज मेंटेन्ड इन द पूल ऑफ फ्लक्स। तो इसका मतलब है फ्लक्स आज भी अपने तीनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, बट इस बार मोल्टन फॉर्म में प्रोवाइड करी है हमने। तो भाई बाकी सारी चीजें सही है। अब आपको याद होगा कि एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोड इस बार दिया गया है,
तो वेल्डिंग हो जाएगी कंटिन्यूअस, हमें बीच बीच में रोकना नहीं पड़ेगा। तो ये जो वेल्डिंग होने वाली है ये लीक प्रूफ होने वाली है एंड माय डियर एट द सेम टाइम कंटिन्यूअस होने के कारण वेल्डिंग की स्पीड बढ़ेगी। और अगर वेल्डिंग की स्पीड बढ़ेगी माय डियर, तो एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वेल्डिंग स्पीड, because of increase of welding speed, we are going to have lesser heat affected zone. Weld bit geometry में very first lecture I explained what is heat affected zone. So my dear, heat affected zone जो कि सबसे weakest portion होता है weld bit geometry का, वो कम हो जाएगा क्योंकि welding speed यहाँ पर बढ़ रही है। एंड माय डियर एट द सेम टाइम मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि पिछली वेल्डिंग में एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस था, तो ये वाला मूवमेंट क्रिटिकल होने की वजह से स्लैग इंक्लूजन नाम का एक डिफेक्ट आ रहा था। और हम अगर नहीं चाहते कि ऐसा कोई डिफेक्ट आए, सो माय डियर उसके लिए हमने इस बार इस वाले मूवमेंट को बाय मशीन कर दिया है। इसलिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एक सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग है। मैंने आपको बोला था दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ, एक इलेक्ट्रोड का वर्कपीस के अलोंग। एंड माय डियर जो इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ वाला मूवमेंट है, इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ वाला मूवमेंट है, दैट इज मोर क्रिटिकल, और जो दूसरे वाला मूवमेंट है दैट इज नॉट मोर क्रिटिकल। ओके, सो जो पहले वाला मूवमेंट अगर हम वो मशीन से कर दें और दूसरे वाला मूवमेंट मैन्युअली करें, तो ऐसी वेल्डिंग को हम सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग जनरली बोलते हैं। सो माय डियर दिस इज अ सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग। सो माय डियर दिस इज अ सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा कि इस इलेक्ट्रोड वायर के कॉन्टिन्यूअस इनपुट के लिए, जैसा मैंने आपको बोला कि हम इस मूवमेंट को मैनुअल से मशीन करना चाहते हैं, वी प्रोवाइड ए सर्वो मैकेनिज्म एंड दैट सर्वो मैकेनिज्म इज लाइक दिस व्हिच प्रोवाइड ए कंटीन्यूअस रेट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड वायर। और यहाँ पर जो वेल्डिंग स्पीड हम जनरली अचीव कर पाते हैं वो जनरली 5 मीटर पर मिनट के आसपास होती है। अभी जो 5 मीटर पर मिनट है इट इज अलोंग द लेंथ, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से जैसे इलेक्ट्रोड तो कंटीन्यूअसली पिघलता ही रहेगा और दिस इज बेसिकली अलोंग द लेंथ, दिस इज वेल्डिंग स्पीड। ओके, सो माय डियर दूसरा हमने लिखा कि डिपोजिशन रेट जनरली जो फ्लक्स का वो 20 kg पर आवर के आसपास होता है, और थिकनेस जो मैक्सिमम हम इससे अचीव कर पाते हैं वो 75 mm की वेल्ड थिकनेस है। अगर इससे ज्यादा थिकनेस की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं माय डियर, इफ यू वांट द थिकनेस मोर देन दिस, then definitely we need to increase the deposition rate and then this welding becomes costly। तो इससे बेहतर हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें इकोनॉमी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस इज नोन एज अ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो कंटिन्यूटी इसकी खास बात है, हीट अफेक्टेड जोन का कम होना इसकी खास बात है, ये सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग है। एंड माय डियर अब एक और बात, यहाँ पर एक और बेनिफिट भी हमें मिलता है, बहुत साउंड क्वालिटी ऑफ वेल्ड हमें मिलते हैं यहाँ पर। क्यों मिलते हैं अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख रहे हो कि जो आर्क है वो हमेशा मेंटेन है इन द पूल ऑफ फ्लक्स, तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ नहीं पा रही है। अब होता है जैसे अगर इलेक्ट्रोड वायर थोड़ी सी भी डिफ्लेक्ट होती है तो मेल्ट होकर के इसके जो पार्टिकल्स हैं अगर वेल्डिंग एरिया के इधर या उधर कहीं भी गिर जाते हैं और वहां पर फिर वो चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो इस डिफेक्ट को, इसको भी एक डिफेक्ट ही माना जाता है, इसको बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। एक बार फिर से सुने, अगर थोड़ा सा मोल्टन मेटल यहां से डाइवर्ट होकर डिफ्लेक्ट होकर के वेल्डिंग एरिया के कहीं इधर या उधर कहीं भी वेल्डिंग एरिया से अलग कहीं भी गिरता है और स्टिक कर जाता है उस सरफेस के ऊपर, ऑब्वियसली सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर वो स्टिकी हो जाएगा, तो उस तरह की चीज को बोलते हैं जनरली, ये बेसिकली मोल्टन मेटल का फैलना है। तो इट इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, it is nothing but scattering of molten metal, and my dear this scattering of molten metal is a defect known as specter. This defect is known as specter. So my dear ये डिफेक्ट होने की टेंडेंसी इस वेल्डिंग के अंदर मिनिमम होती है, इसीलिए साउंड क्वालिटी वेल्ड परफॉर्म होते हैं। पिछले वाले में स्लैग इंक्लूजन था, यहाँ स्लैग इंक्लूजन भी नहीं है क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग है। साथ ही यहाँ पर जो दूसरा डिफेक्ट आ सकता था जिसको मैंने स्पेक्टर का नाम दिया वो भी नहीं है। And my dear, I am explaining each and everything to you, and maximum of the things are written on the board, but still I am trying to provide the notes for that also, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की में प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम PDF प्रोवाइड करने की इसमें कोशिश करेंगे नोट्स में। And my dear, one more thing I would like to tell you that कि यहाँ पर फिर अगर कोई आपसे एप्लीकेशन पूछ लेता, तो मैंने एप्लीकेशन पहले ही बताई, कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के नाम लिए मैंने, जैसे पहला मैंने बोला था LPG सिलेंडर, और दूसरा मैंने जनरली बोला था सेकंड इज शिप बिल्डिंग। देखो वैसे तो इन दोनों के लिए ही हम बोल सकते हैं, बट जनरली जो एलपीजी सिलेंडर है उसके लिए हम जनरली सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को यूज करते हैं, क्योंकि
जब हम एलपीजी सिलेंडर को वेल्ड करेंगे तो जैसे एक सिलेंडर है, लेट अस से वी आर हैविंग अ सरफेस लाइक दिस इज अ सिलेंडर। तो अगर इस तरह की वेल्डिंग को हम हॉरिजॉन्टल वेल्ड बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेल्ड के लिए जनरली सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यूज होती है। बट अगर शिप बिल्डिंग की बात करें तो जनरली दो प्लेट्स को ऐसे रख करके वर्टिकली वेल्ड किया जाता है। और इस तरह के वेल्ड जनरली हम इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग से करते हैं। बट अगर इलेक्ट्रो स्लैग या इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एंड सेटअप डिटेल्स ऑल आर इन जनरल प्रिंसिपल वाइज दे आर सेम। यस देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, जैसे एक हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है और दूसरी वर्टिकल वेल्डिंग। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो होप you guys are getting this type of welding. And my dear, now we are going to move towards the next welding process, which is TIG and MIG. TIG MIG पढ़ने के बाद फिर हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स का डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में बात कर चुका हूं कि AC और DC में से कौन सी कब यूज की जाती है, किसके क्या एडवांटेजेस है, किसके क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। सो दिस इज सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स TIG and MIG arc welding processes. So guys, अभी हमने देखा था सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होती है। अब हम TIG MIG आर्क वेल्डिंग्स की बात करेंगे। मैंने जान करके आर्क वेल्डिंग को साफ लिखा है, क्योंकि जनरली जब हम TIG MIG बोलते हैं तो TIG की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस और MIG की फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि गैस वेल्डिंग की टाइप है, क्योंकि टंगस्टन इनर्ट गैस आ गया। बट माय डियर, इट इज नॉट, इट इज अ टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग ओनली। इसलिए मैंने कंप्लीटली लिखा है इट इज TIG और MIG आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, बिकॉज द प्रिंसिपल हियर इज ऑफ आर्क वेल्डिंग ओनली। मतलब जो हीट जो हम यूज कर रहे हैं वेल्डिंग में, वो हीट आर्क स्पार्क से ही हमें मिल रही है, तो इसीलिए हम इसको आर्क वेल्डिंग ही बोलेंगे। फिर ये TIG MIG गैस कहां से आ रही है उसका डिस्कशन हम देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम TIG MIG आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो TIG की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस। आपको याद होगा हम एक इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे थे, तो टंगस्टन इनर्ट गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि आखिर क्यों हम इस वेल्डिंग की तरफ आए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी कुछ प्रॉब्लम्स मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में आई थी, वो कुछ प्रॉब्लम्स दूर कर दी हैं ऑलरेडी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ने। फिर हमें क्या जरूरत पड़ी इस तरह की स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स को लाने की। सो आइडिया जरूरत ये पड़ी कि ठीक है, अब तक हम जब वेल्डिंग कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी, जैसे डिसकंटिन्यूटी, मतलब जो लीक प्रूफ ज्वाइंट की थी, सेमी ऑटोमेटिक लाने से हमारी स्लैग इंक्लूजन दूर हो गई थी, और पूल में मेंटेन रखने के कारण हमें एक और बेनिफिट हुआ था, दैट वाज कि स्पैटर नहीं होता, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। सो माय डियर, अब अगर हम बात करें, अभी भी कुछ कमी सी थी। इट इज लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और उसके एलॉयज जो है वो वेल्ड नहीं हो पा रहे थे। अब प्रश्न ये है ऐसा क्यों? तो माय डियर, होता ये है कि जैसे मैंने आपको बोला, मेटल्स का एक नेचर होता है कि वो जब हीटेड फॉर्म में होते हैं ना तो बहुत एक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन को देख करके खुद को रोक नहीं पाते। When they are in heated form, they cannot stop their self, मतलब खुद को नहीं रोक पाते ऑक्सीजन को देख के, और वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बहुत ही हार्ड और ब्रिटल नेचर में होता है। बट माय डियर, एट द सेम टाइम आपको ये बात बताना चाहूंगा, एल्यूमिनियम के साथ ऐसा है कि एल्यूमिनियम को उतना रिएक्टिव होने के लिए किसी हीट की भी जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से एल्यूमिनियम रूम टेम्परेचर पर ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जनरली Al2O3, which is a kind of ceramic, and my dear, they are very very hard and brittle in nature. So my dear, it is brittle like glass, तो आप उसको वेल्ड वैसे ही नहीं कर सकते हो, और अगर आप उसको वेल्ड नहीं कर सकते हो तो हम जो नॉर्मल टेक्निक्स अब तक पढ़ रहे थे वो काम ही नहीं आती हैं, क्योंकि जब तक वो सिरामिक की लेयर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और उनके एलॉयज के बीच में हमें हमेशा मिलेगी, तब तक हम उसको वेल्ड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एल्यूमिनियम सरफेस आना चाहिए वेल्डिंग के लिए एक्सपोज हो ही नहीं रहा, उसकी वजह Al2O3 का सरफेस एक्सपोज हो रहा है। सो माय डियर, व्हिच इज अ सिरामिक, दैट इज डेफिनेटली अ हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। सो माय डियर, ये जरूरी था इस लेयर को हटाना, इसलिए एक स्पेशल टाइप की वेल्डिंग को लाया गया। आपको याद होगा, मैं आपको बताता रहा कि अगर हम जैसे डीसी की बात करते थे तो वर्कपीस को हम एनोड रखते थे और इलेक्ट्रोड को कैथोड, और एक सम स्टूडेंट्स हैज आल्सो आस्क्ड डाउट दैट कि सर पहले आपने इलेक्ट्रोड वायर को पिघलने के लिए बोला, वर्कपीस को क्यों नहीं? सो माय डियर, जनरली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड वायर और सरफेस की, तो क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एनोड है तो हीट इस पे ज्यादा आ रही है, बट माय डियर, जब कोई चीज पिघलेगी तो वो तब पिघलती है जब वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे रीच करते हैं। नो डाउट कि वर्कपीस और इलेक्ट्रोड में हीट वर्कपीस के पास उस समय ज्यादा आ रही थी जब हम पहली वाली वेल्डिंग को पढ़ रहे थे और दूसरी वेल्डिंग को पढ़ रहे थे, तो हीट भले यहाँ ज्यादा आ रही थी, पर यहाँ सरफेस बड़ा होने के कारण और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इसका फ्लक्स है, ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रोड वायर पहले पिघलती है, नो डाउट अबाउट दैट। तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो वर्कपीस पहले इसलिए नहीं पिघला था क्योंकि
सरफेस भी इसका ज्यादा एक्सपोज है, तो अगर हीट ज्यादा भी आ रही है तो ज्यादा सरफेस को ज्यादा टेम्परेचर खोलने के लिए वो ज्यादा हीट चाहिए भी है, तो रिक्वायरमेंट भी प्लेट की ज्यादा थी। तो एनीवेज उस डाउट के बाद की बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि टीआईजी और एमआईजी में जैसे मैंने कहा कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनकी ज्यादा रिएक्टिविटी के चलते वो ऑक्सीजन को जैसे ही देखते हैं रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, तो ऑक्साइड लेयर हमेशा उनके सरफेस पे जमी हुई होती है और इन ऑक्साइड लेयर्स को हम सिरामिक्स का नाम दिया करते हैं। और ये जो सिरामिक लेयर जमी हुई होती है उस वर्कपीस सरफेस के ऊपर वो बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होती है नेचर में, एंड माय डियर दैट लेयर इज हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, और जब तक वो हटती नहीं, फ्रेश एल्यूमिनियम बाहर आता नहीं, हम वेल्डिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो माय डियर कॉन्सेप्ट ये था इस बार कि हम कुछ ऐसा करें कि वर्कपीस को बना दे कैथोड और इलेक्ट्रोड को बना दे एनोड। ऐसा करने का रीजन सबसे पहले मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया गया, कि आप जानते हो कि वर्कपीस जो हमें फील हो रहा है, अगर ये वर्कपीस का सरफेस है तो आपको ऐसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की लेयर होगी, बट ये जो इनिशियल वाली जो लेयर है, जो सरफेस वाली लेयर, इस पर एल्यूमिनियम नाव के Al2O3 जैसा सिरामिक जमा हुआ है, और जब तक ये लेयर हटेगी नहीं तब तक वेल्डिंग परफॉर्म हो नहीं सकती। तो होता ये है कि अगर हम अभी तक इसको बनाते थे एनोड, अब अगर हम इसको बनाते कैथोड, मतलब अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर दें, तो माय डियर जैसे ही आप इसको बना दोगे कैथोड, तो अब आपको याद होगा कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते थे, तो अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाते समय इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को चीरते फाड़ते हुए जाएंगे, या दूसरे शब्दों में पील ऑफ करते हुए जाएंगे। एंड माय डियर ऐसा करने से क्योंकि ये लेयर उड़ जाएगी और फ्रेश एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए एक्सपोज हो जाएगा, एंड माय डियर फ्रेश एल्यूमिनियम इज क्वाइट इजी टू वेल्ड। दिक्कत थी सिर्फ ऑक्साइड लेयर की वजह से, और अब वेल्डिंग हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी। एंड माय डियर क्योंकि हमने इस वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए वर्कपीस को बनाया है कैथोड, क्योंकि हमने इसके लिए वर्कपीस को बनाया है कैथोड, तो माय डियर इसीलिए इस प्रोसेस को कैथोडिक क्लीनिंग भी कहा जाता है। मतलब वर्कपीस को कैथोड बना करके उसको क्लीन कर देना, इट इज नोन एज कैथोडिक क्लीनिंग। एंड माय डियर अगर हम कैथोडिक क्लीनिंग कर रहे हैं, तो कैथोडिक क्लीनिंग मतलब कैथोड बना करके क्लीन करना, तो ऐसा होने से फ्रेश एल्यूमिनियम सरफेस बाहर आ गया जिसको वेल्डिंग करना बहुत ही आसान है। और अगर इसको वेल्डिंग करना बहुत ही आसान है, सो माय डियर नाउ वेल्डिंग बिकम्स इजी एज वेल एज पॉसिबल। तो इस प्रोसेस के अंदर हम इलेक्ट्रोड को बनाते हैं पॉजिटिव और वर्कपीस को बनाते हैं नेगेटिव। सो माय डियर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास एक वर्कपीस है और एक इलेक्ट्रोड है, जब वर्कपीस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, इस पोलैरिटी को कहा जाता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। और इसी तरीके से वर्कपीस और इलेक्ट्रोड में जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। सो इट इज DCSP एंड इट इज DCRP। तो एक होता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। सो माय डियर DCSP एंड DCRP दीज आर द टू पोलैरिटीज, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, DCRP इज डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। सो माय डियर ये दो तरह की पोलैरिटीज होती है। तो दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि यहाँ TIG में मैंने DCRP को यूज किया है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। बट माय डियर एट द सेम टाइम अब क्योंकि आप इलेक्ट्रोड को बना रहे हो एनोड, तो वहां पर हीट ज्यादा आने वाली है, तो इसलिए हम यहाँ पर टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 3000 होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से हम अगर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो ये नॉन कंज्यूमेबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक टेम्परेचर को हम रीच नहीं करने देते। इस तरीके से वेल्डिंग सेटअप जो बना रहे हैं उस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अगर टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल का मतलब ये कंज्यूम नहीं होगा, मतलब अब तक इलेक्ट्रोड पिघला करते थे जिसके कारण इलेक्ट्रोड की मूवमेंट हुआ करती थी और हम इलेक्ट्रोड को चेंज किया करते थे, सेमी ऑटोमेटिक में वायर बना दिया था हमने इलेक्ट्रोड को, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोड पिघलता ही नहीं। और अगर इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं तो मोल्टन मेटल जो हमें चाहिए वेल्डिंग के लिए वो कौन देगा, उसके लिए हम एक फिलर रोड यूज करते हैं। और ये फिलर रोड जनरली उसी मटेरियल की बनी होती है जिसकी वर्कपीस, क्योंकि आइडियली अब तक वर्कपीस और इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के होते थे, इलेक्ट्रोड वायर और वर्कपीस। फ्लक्स वाज अ डिफरेंट मटेरियल व्हिच वाज प्रोवाइडिंग alloy content to the weld bead। and my dear at the same time अब आपको याद होगा, ठीक है इलेक्ट्रोड वायर वाला काम तो फिलर रोड ने कर दिया, and my dear at the same time ये जो वर्कपीस है और ये जो टंगस्टन है इस बार अलग अलग मटेरियल हो गए।
टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल है। एंड माय डियर, अब अगर ये नॉन कंज्यूमेबल है तो एक चीज अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो रह गई, वो है फ्लक्स कोटिंग। तो फ्लक्स के फंक्शन अब कौन परफॉर्म करेगा? तो माय डियर, इस बार फ्लक्स की जगह पे हम इनर्ट गैस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनर्ट गैस रिएक्टिव नहीं होने की वजह से जब आप यहाँ पे आर्गन, हीलियम या नियोन, जनरली आर्गन को यूज करते हैं, आर्गन का फ्लो कराएंगे यहाँ पर पैरेलली, तो होगा ये कि पूरा जो वेल्डिंग रीजन है वो आर्गन के फ्लो से ढका रहने के कारण जो बाहर की एयर है वो मोल्टन वेल्ड पूल के कांटेक्ट में आएगी नहीं। एंड माय डियर, अगर ऐसा हुआ तो आपको याद होगा कि फ्लक्स कोटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता था कि मोल्टन वेल्ड पूल को बचाना बाहर की एटमॉस्फेरिक गैसेस से। तो अगर बाहर के एटमॉस्फेरिक गैसेस से आपको इसको बचाना है तो वी नीड टू गो विद सम एक्स्ट्रा थिंग दैट इज इनर्ट गैस, एंड इट इज प्रोवाइडेड। जनरली आर्गन इज यूज्ड एज दैट इनर्ट गैस, और इस इनर्ट गैस के फ्लो से हमारे फ्लक्स कोटिंग के फंक्शन भी परफॉर्म हो गए। बट माय डियर, अभी भी जैसा मैंने कहा, जनरली मैं डायग्राम को थोड़ा सा गलत बताता हूँ ताकि वो चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करे और याद रहे कि ऐसा क्यों किया गया था। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टंगस्टन जो बहुत ही हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है, तो अगर गलती से टेम्परेचर रीच करेगा इसके मेल्टिंग पॉइंट के आसपास और हल्का सा एक ड्रॉपलेट भी टंगस्टन का वेल्ड पूल में पड़ गया तो उस वेल्ड पूल को ब्रिटल कर सकता है, और हम नहीं चाहते कि वेल्ड पूल हमारा ब्रिटल हो, क्योंकि अदरवाइज जो हम वेल्डेड जॉइंट को स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर मानते हैं वो कैसे फुलफिल हो पाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारा वेल्ड बिट ब्रिटल हो। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो हम टंगस्टन को नहीं चाहेंगे कि वो पिघले, और मैंने आपको पहले ही कहा था पिघलने के लिए जरूरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंचना। अगर उसका सरफेस ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होगा तो इट नीड्स मोर अमाउंट ऑफ हीट टू रीच टू द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर दो सरफेस है, एक का एरिया ज्यादा एक का कम, तो जैसे मैंने कहा ये इसका सरफेस एरिया इतना सा, अभी हाथ इन दोनों का सरफेस एरिया अगर अलग है तो दोनों अगर सेम मटेरियल के भी है, इफ वी आर गोइंग टू गिव द हीट टू देम, सो ऑब्वियसली ज्यादा एरिया को सेम टेम्परेचर पर पहुंचने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि टंगस्टन नहीं पिघले तो टंगस्टन का जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है जो कि आर्क वेल्डिंग में आने वाला है उसको हमें बढ़ाना होगा। एंड माय डियर, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन। तो मैंने इलेक्ट्रोड को जानबूझकर ऐसा दिखाया, असली में इलेक्ट्रोड ऐसा नहीं होता, असली में इलेक्ट्रोड ऐसा होता है। मतलब वो रीजन जो कि वेल्डिंग को एक्सपोज होने वाला है, बल्कि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर मैं इन जनरल इस डायमीटर को डी बोलूं तो माय डियर, जो ये वाला डायमीटर है जो एक्सपोज होने वाला है वो 1.2 टू 1.5 टाइम्स ऑफ डी होता है, और ये जो 1.2 टू 1.5 जो मैंने लिखा है ये 1.5 यूज होता है डीसी के लिए और 1.2 यूज होता है एसी के लिए। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट। सो माय डियर, दिस इज जनरली हाउ वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन। तो इसको हम इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन बोलते हैं। सो माय डियर, इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन चाहिए होती है जनरली टीआईजी वेल्डिंग के अंदर। सो माय डियर, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट रिगार्डिंग टीआईजी कि सबसे पहले टीआईजी आई क्यों थी, क्योंकि देयर आर सम एलिमेंट्स लाइक एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड देयर एलॉयज जिनको वेल्डिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी वेल्डेबिलिटी पुअर है। रीजन इज रूम टेम्परेचर पे ऑक्साइड लेयर का प्रेजेंट होना, और उसको हटाना बहुत जरूरी है अगर हम वेल्डिंग करना चाहते हैं। टू रिमूव दैट माय डियर, we need to go with the direct current reverse polarity by making electrode as positive, workpiece as negative। but electrode positive हुआ तो ज्यादा हीट आएगी, और हमने इसको नॉन कंज्यूमेबल से रिप्लेस कर दिया है। और अगर नॉन कंज्यूमेबल से रिप्लेस किया तो फिलर रोड चाहिए क्योंकि मोल्टन मेटल को ही तो देगा, और एट द सेम टाइम इनर्ट गैस विल एक्ट एज द फ्लक्स का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए we were using the inert gases. So my dear, this is how TIG is performed. This is known as tungsten inert gas welding, arc welding obviously, and my dear, now I am coming to metal inert gas arc welding. So my dear, अगर टंगस्टन के नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को रिप्लेस कर दिया जाए मेटल के कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ, it becomes metal inert gas arc welding process. So my dear, अगर मेटल का कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं तो फिलर रोड की कोई जरूरत हमें है ही नहीं। एंड माय डियर, अब अगर हम एमआईजी की बात कर रहे हैं तो जनरली एमआईजी में भी, क्योंकि हम इनर्ट गैस को यूज कर रहे हैं फ्लक्स के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो इन दोनों में बस मेजर ये फर्क है कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हमने रिप्लेस कर दिया मेटल से, और ऐसा करने से इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। और दूसरी चीज, अगर हम एमआईजी में बात कर रहे हैं, क्योंकि टंगस्टन तो हम यूज कर नहीं रहे, मेटल को यूज कर रहे हैं, तो ये खुद कंज्यूमेबल है, इसलिए फिलर रोड की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। एंड माय डियर, टीआईजी और एमआईजी में इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा एमआईजी यूज होता है, और एमआईजी अकेले नहीं यूज होता है, इसमें इनर्ट गैस को बल्कि रिप्लेस कर दिया जाता है। इन जनरल इनर्ट गैस की जगह हम CO2 यूज करते हैं, क्योंकि CO2 बहुत ही चीप पड़ती है हमें। तो अगर हम एमआईजी इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं,
इनर्ट गैस को हटा करके इसकी जगह हम CO2 यूज कर रहे हैं और CO2 इनर्ट गैस नहीं है, तो फिर इसका नाम MIG नहीं रह जाता, इट बिकम्स एक्टिव गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. Now it becomes active gas metal arc welding process. So in general, MIG with CO2 is generally used set up in the industries. तो TIG को हम जनरली यूज नहीं करते, MIG को करते हैं बिकॉज एडवांटेज है हमें TIG के ऊपर, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड नहीं है, टंगस्टन के पिघलने का खतरा नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन की कोई जरूरत पड़ नहीं रही है. दूसरा CO2 एक चीप गैस है तो उसको यूज करके एक सेकंड बेनिफिट हो रहा है. तीसरा हमने मेटल को यूज किया डायरेक्टली, तो यहाँ पर हमें फिलर रोड की कोई जरूरत नहीं है. MIG की इंप्रूवमेंट आप मान सकते हैं TIG के ऊपर. सो माय डियर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन बताया है, ऐसे ही एक और चीज भी होती है जिसको बोलते हैं वर्कपीस प्रिपरेशन, जिसको हम आगे जाकर के देखने वाले हैं. तो ये इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन है और उसको बोलते हैं वर्कपीस प्रिपरेशन. और ये TIG और MIG की हम बात कर रहे थे. सो दिस इज बेसिकली टंगस्टन इनर्ट गैस, दिस इज मेटल इनर्ट गैस. एप्लीकेशन वाइज अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और उसके एलॉयज या कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वेल्डेबिलिटी पुअर होती है. नाउ व्हाट इज वेल्डेबिलिटी? ईज टुवर्ड्स वेल्डिंग, वेल्ड होने की कैपेबिलिटी. सो ईज मतलब इच्छा, वेल्डिंग होने की इच्छा जिस मटेरियल की कम होती है उसको वेल्डिंग कराना मुश्किल होगा. तो जिसकी वेल्डेबिलिटी पुअर है, ऐसे मटेरियल्स के लिए वेल्डिंग आई. एग्जांपल इज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड देयर एलॉयज. सो माय डियर, होप यू आर गेटिंग दिस. And after this we are definitely going to do some other things. जैसे मैंने आपको बताया, अब हम कुछ पैरामीटर्स के इफेक्ट्स को देखेंगे. जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन, वर्कपीस प्रिपरेशन, इसी तरीके से पोलैरिटी और इलेक्ट्रोड वायर का डिपोजिशन रेट, प्लेट की थिकनेस, इन सब से क्या क्या इफेक्ट्स हमारे सामने आएंगे AC और DC के. तो कहाँ AC बेनिफिशियल है, कहाँ DC बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें माय डियर अब हम डिटेल में देखने जा रहे हैं. होप यू आर गेटिंग दिस ऑल. सो होप यू आर गेटिंग TIG MIG. और इस डिस्कशन के बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं आज, कुछ अदर कैटेगरीज के. और कुछ 3 तरह की एफिशिएंसीज होती है वेल्डिंग के अंदर, 3 तरह की हीट्स होती है, उन सब के बारे में डिस्कशन होगा. कोशिश ये है कि हम आर्क वेल्डिंग अभी कंप्लीट करें और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज बेसिकली TIG MIG आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. Hope you got this point related to cathodic cleaning also. In case of doubt, in description box you are having that contact for this. You can ask some doubts, and also in case of any query you can ask anytime. Okay.